कलेक्टर मृणाल मीना ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। गर्भ में बच्चे की मौत के बाद कार्यवाही की घोषणा। बता दें कि बुधवार को रट्टापाली निवासी महिला के सेकेंड प्रसव के दौरान अजन्मे बच्चे की गर्भ में ही मौत का मामला सामने आया था। इस घटना के दूसरे दिन गुरुवार को कलेक्टर मृणाल मीना ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और कई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी वार्डों का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं और साफ सफाई का जायजा लिया। मरीजों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना। घटना में डॉक्टर गीता बारमाटे पर लगे आरोपों के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि सीएमएचओ और सिविल सर्जन की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही का प्रस्ताव डायरेक्टर स्वास्थ्य को भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों के साथ रहने वाले परिजनों की संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सिविल सर्जन और नगर परिषद को निर्देश किया है कि वार्ड में केवल निर्धारित संख्या में ही परिजन रहे और अतिरिक्त लोगों के लिए आश्रय गृह की व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने कहा कि निजी एम्बुलेंस चालकों द्वारा मरीजों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतें मिल रही है। इस मामले में संबंधित चालक को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की सहायता से निजी एम्बुलेंस की अनधिकृत उपस्थिति को रोकने की बात कही गई है। कलेक्टर ने बताया कि आईवार्ड की सेवा में सुधार के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है, इसलिए पुराने भवन में 15 अतिरिक्त बेड लगाए जा रहे हैं। आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की पूर्ति जल्द ही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलब्ध, सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन तथा अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर मृणाल मीना ने कहा है कि इन सभी उपायों से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, क्या कुछ निर्देश दिए और क्या कुछ कमियां पाई हैं? दोनों ही ओपीडी का भी और ट्रॉमा सेंटर और मैटरनिटी विंग का भी निरीक्षण किया और कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि अटेंडेंस की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, नॉर्म से भी ज़्यादा रहती है और उसके चलते हुए कई बार ये देखने में आया है कि सभी इंक्लूडिंग आप लोगों के माध्यम से फ़ोटोज़ भेजी जाती हैं कि अव्यवस्था है, बहुत सारे लोग हैं, बैठने की जगह नहीं है। तो उसका एक नॉर्म फिक्स रहता है कि कितने अटेंडेंस पेशेंट के साथ में रह सकते हैं और उसके अलावा जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए भी व्यवस्था करने के लिए अभी हमने नगर पालिका को भी और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है कि या तो फिर जितने अटेंडेंस वहाँ पे अलाउड है उतने ही रहे, उस पर एक तो थोड़ी निगरानी रखी जाए और बाकी के लिए जिस स्थान पे हम खड़े हैं वहाँ पे टेम्प्रेरी व्यवस्था बन सकती है। अगर किसी इशू की वजह से वो नहीं जाना चाहते हैं तो ये भी संभव नहीं है कि हम ज़बरदस्ती से उनको भेज दें, तो उनके लिए यहाँ पे रात में रुकने के लिए अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए बताया गया है, पास में ही उनकी कैंटीन भी चलती है तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी अटेंडेंट के लिए हो जाएगी और उनके रुकने के लिए भी यहाँ पे फिर जितने समय वो रुकना चाहें यहाँ पे रुक सकते हैं ताकि हॉस्पिटल के अंदर में साफ़ सफाई और व्यवस्था बन जाए। सर, कल जो घटना घटित हुई उसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है और किन लोगों को जिम्मेदार माना गया? इसके लिए मैंने सिविल सर्जन और सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी थी। उनके द्वारा जिन भी डॉक्टर्स के खिलाफ उनकी जिम्मेदारी पाई गई है, कल ही प्रस्ताव हमारा स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टरेट में जा चुका है और मेरी वहाँ पे बात भी हुई थी। ऐसे हम पहले भी पूर्व में भी 2 प्रस्ताव भेजे गए हैं और उसमें हम लोगों ने आग्रह किया है कि इसके अंदर गंभीरता से कार्रवाई करें। सर, अभी आपने खुद देखा ट्रामा सेंटर में जो है मरीजों ने भी आपको बताया कि जिस तरीके से स्टाफ परिजनों के अंदर डर का माहौल बनाता है कि ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, जिसकी वजह से मरीज प्राइवेट में जाने मजबूर होता है। इस समस्या का क्या समाधान है सर? देखिए, 2 इसके सोल्यूशंस हैं। एक तो जो बाहर का एम्बुलेंस का स्टाफ है वो हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को निगरानी रख के तत्काल रूप से उनका दखल अंदर बंद करना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी कुछ कार्रवाई सिविल सर्जन साहब ने करी है, बट अब भी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे बाहर के एम्बुलेंस के लोग अंदर घूमते पाए जाते हैं और पेशेंट्स को बहकाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो अटेंडर्स हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़्यादा आवश्यकता उनको है पेशेंट से ज़्यादा। हम पेशेंट को अगर अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनके परिजनों को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ट्रीटमेंट मिल रहा है और अगर 2-3 दिन का वेट करने का पीरियड और है तो पेशेंट को हमारी मेडिकल टीम की जिम्मेदारी है कि उनको कन्विंस करें और वो उतनी देर रुके, उनको कोई परेशानी नहीं हो, ताकि फिर वो किसी और के बहकावे में या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके
इलाज कराने से जो बार बार शिकायतें आती हैं कि हमसे इतनी वसूली कर ली और यहाँ पे इलाज के लिए लेके चले गए, तो उसका एकमात्र तरीका बंद करने का यही है। इसके साथ में मैंने वापस से निर्देशित किया है कि मेरा नंबर, CMHO का नंबर और बड़े तरीके से वहाँ पे लिखवाया जाए। पेशेंट्स लगातार कॉल भी करते हैं और उसको जितने हमारी जानकारी में आता है हम उसको एड्रेस करने की कोशिश भी करते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों तीनों चीज़ें करेंगे तो इससे काफ़ी कुछ ये जो शिकायतें हैं सर, एम्बुलेंस और डॉक्टरों के द्वारा पैसे मांगने की जो लगातार, कल भी पैसे लिए गए थे एम्बुलेंस चालक के द्वारा, इस पे कैसे रोक लगाई जा सकती है? इस पे कल के केस के अगर स्पेसिफिक बात करें तो उसको तत्काल रूप से हमने भेज के उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को और अटेंडर को निलंबित करा दिया। मेरे ख्याल से कुछ देर में उसके आदेश भी आ जाएंगे। पिछले बार जो ऐसी घटना हुई थी उसके संबंध में FIR भी करा दी गई थी और उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। पहले हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर ही बहुत सारी प्राइवेट एम्बुलेंसेस खड़ी हुई थी। अभी उन सभी एम्बुलेंसेस को बाहर कर दिया गया है, बट ये आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही है कि कुछ लोग अब भी आके अंदर पेशेंट्स को अन्य तरीक़ों से कन्विंस करके और उनके साथ में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिसकी वजह से शिकायतें होती हैं। उसके बारे में मैं जैसा बता रहा था कि यही सोल्यूशन है कि एक तो ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर्स हैं उनमें से जो इस तरीके के कृत्य में लगे हुए हैं उस पर हमको उनकी एंट्री थोड़ा हॉस्पिटल में और मुस्तैदी से रोक लगानी पड़ेगी। और उसके लिए हमारा जितना इनके साथ भी समस्या है कि सिक्योरिटी इनके पास में कमी है, बट मैंने इनको ये निर्देशित किया है कि जहाँ पे भी आवश्यकता पड़े पुलिस का भी सहयोग लें और जहाँ पे आवश्यकता पड़े आप अपनी टीम को ग्रुप बना के उन पर कार्रवाई करें, उनको बाहर करें। सर, आई वार्ड में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, समस्या रहती है, मरीज भी ज़्यादा है, कैसे इसमें सुधार है? अभी हमने आई वार्ड में वार्ड को बड़ा करने के लिए काम सैंक्शन किया है और उसमें मेरे ख्याल से 15 एक्स्ट्रा बेड्स आई वार्ड में लगेगा। 15 एक्स्ट्रा बेड्स हम लोग लगवाएंगे, जिससे क्योंकि आई वार्ड की सर्विसेज अच्छी हैं तो वहाँ पे पेशेंट्स की संख्या भी ज़्यादा है, तो 15 एक्स्ट्रा बेडेड वहाँ पे एक वार्ड का मेरे ख्याल से 2-3 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। जो लोकेशन आप लोग पीछे देख रहे थे वहीं पे हम उसको एक्सटेंड करेंगे। इसके साथ में ही वहाँ पे 2 मशीनों की भी डॉक्टर्स ने आवश्यकता बताई है। मैं प्रयास करूँगा कि 1-2 दिन में किसी न किसी मत से उसको भी सैंक्शन मिले। सर, DIC के सामने हनुमान चौक हो, कि इन सब जगह भी अतिक्रमण पे कार्रवाई होना आप चाहिए। अस्थायी अतिक्रमण की बात करें। हाँ, अस्थायी अतिक्रमण जो देखिए, अस्थायी अतिक्रमण के साथ में 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आप किसी को अगर रोज़गार के अवसर से वहाँ से शिफ्ट करवाते हैं तो उसके लिए ऑल्टरनेट व्यवस्था भी आपके पास में होनी चाहिए। बीच में हमने शाम में पुलिस और हमारे तहसीलदार के माध्यम से हाका अभियान भी चलाया था, जिसमें शाम को इनके दल जाते थे और लोगों को व्यवस्थित करके आते थे। इसका एकमात्र सोल्यूशन ये है ये अच्छे वेंडिंग जोन्स बनाए जाए और वेंडिंग जोन ऐसे हों जो लोगों के लिए ईजी तरीके से आसानी से एक्सेसिबल हो। तो उसके लिए नगर पालिका को निर्देशित किया गया जहाँ पे भी ऐसी इनको कहीं पे भूमि लगे, नजूल की ज़मीनों कुछ और हो, वो हमसे मांग करें, हम उनको आवंटित करेंगे ताकि व्यवस्थित रूप से ये ठेले लगाए जा सकें। अदरवाइज़ जो हॉकर्स हैं, जो आइडेंटिफाइड हॉकर्स हैं, बहुत सारे हॉकर्स तो इनमें नगर पालिका के द्वारा आइडेंटिफाइड जो PM स्वनिधि योजना का भी लाभ दे रहे हैं, तो एक साथ में उनके साथ ये भी नहीं किया जा सकता कि उनको व्यवस्थित करने की बजाय बिल्कुल ही हटा दिया जाए। तो ये अतिक्रमण की समस्या दोनों चीज़ों से लिंक है कि आपको उनको रोज़गार के लिए अपना एक स्थान भी उपलब्ध कराना पड़ेगा और उसके साथ में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अति हो रखी है वहाँ पे नगर पालिका को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही पहलू पे काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से व्यवस्थित करने का काम इनको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, बाकी वेंडिंग जोन्स क्रिएट करने की हमको और इसमें थैंक यू। थैंक यू।